नमस्कार। सुबह के 10 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है 10 का दम का, और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां के सिकंदराबाद कोतवाली के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली है और इन 4 मौत के बाद यहां कोहराम मचा हुआ है। तो इसके अलावा कई और लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं। तो जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली है, जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो जानकारी जो शुरुआती सामने आई है उसके मुताबिक गांव में ही अवैध रूप से शराब को बेचा जा रहा था और इसी शराब को पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार हैं, हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बुलंदशहर से ये घटना, जहां जहरीली शराब ने 4 लोगों की जिंदगी ले ली है। तो राज्य में इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई और लगातार उसके बाद अभियान चल ही रहा है। अभी भी जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह कच्ची शराब, लहन और भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बुलंदशहर से आई इस खबर ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है, जहां जहरीली शराब ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो इस जहरीली शराब की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। तो मामला बड़ा है। तो जिलाधिकारी एसएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो गांव में ही शराब को बेचा जा रहा था और इन लोगों ने गांव से ही शराब खरीद कर पी थी, जो इनकी जिंदगी के लिए बड़ा काल साबित हुई है। तो इस घटना के बाद से हड़कंप है, पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन पहुंच चुके हैं यहाँ पर मौके पर और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। तो बुलंदशहर से खबर, जहां 4 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। कब उन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं अभी फ़िलहाल सुबह, ठीक, इतना हमें पता नहीं है। और तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं पता, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पहले तो अपडेट दीजिए, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और प्रशासनिक अमला पहुंचा है जो शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, उनकी स्थिति फिलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी डीएम एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एसएसपी ने कार्रवाई की है और एसएसपी संतोष कुमार मौके पर मौजूद हैं और खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जहरीली शराब किसकी सह पर बेची जा रही थी, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के एक छोटे से लालच में 4 लोगों की जान ले ली और परिवार को आज जो है लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जहरीली शराब कैसे बेची जा रही है। लेकिन लगातार ग्रामीण भी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की सह पर ये कारोबार चल रहा है और अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है। लगातार ग्रामीण शिकायत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो आबकारी विभाग की टीम और ना पुलिस प्रशासन की कोई टीम। बिल्कुल प्रशांत, और ये कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरह का सामने आया है। इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, अभी भी कार्रवाई हो रही है। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि काफी समय से यहाँ पर शराब बेची जा रही थी। जाहिर सी बात है प्रशासन को तो जानकारी रही होगी। यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन से भी लोग लिखित में मौखिक शिकायत करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जब लोग लगातार विरोध प्रदर्शन, लोगों को धरना प्रदर्शन तक करना पड़ता है शराब कारोबारियों के खिलाफ, तब जाकर कहीं ना कहीं 2-4 बोतल बरामद करके उस आदमी को चालान कर दिया जाता है हल्की धाराओं में, जिससे उसकी तुरंत जमानत हो जाती है, कोर्ट से उसे रिलीज मिल जाता है। लेकिन अभी तक किसी बड़े माफिया के खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है और आबकारी विभाग को इस जिले में देखने को ही नहीं मिलता है कि आबकारी विभाग आखिर है कहाँ और आखिर कब कार्रवाई करेगा आबकारी विभाग। लगातार पुलिस और आबकारी विभाग पर भी पैसे लेकर अवैध शराब बेचने का आरोप लग रहा है और उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटना होती रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। और प्रशांत, क्योंकि ये शराब यहाँ बन नहीं रही थी, कहीं बाहर से लाई जा रही थी, तो कहाँ ये भट्टियां लगी थी, कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी, कहाँ से यहाँ पर शराब पहुंच रही थी, इस बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है क्या?
देखिए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये शराब कहाँ से लाई गई थी, कहाँ बेची जा रही थी, लेकिन ये गांव में जो है एक परचून की दुकान थी, उसी दुकान पे रखे जो है शराब बेची जा रही है। और पिछले लगभग गांव वालों के हिसाब से कुछ 2 शराब को यहाँ बेचा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बने होने के कारण जो है इसमें जो है हिस्सेदारी की कहीं ना कहीं बू आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जो शराब सप्लाई कर रहा था ऐसा नहीं कि इसी इलाके में कर रहा है, जाहिर सी बात है कई और इलाके ऐसे होंगे जहां उसकी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि इतने लंबे समय से काला कारोबार चल रहा है, आबकारी विभाग को, स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? जाहिर सी बात है और जानबूझकर चीजें होने दी जाती है क्योंकि उसका फायदा इनको भी मिल रहा होता है। प्रशांत, शुक्रिया आपका। तो बहुत ही दर्दनाक खबर, जहां जहरीली शराब ने 4 और परिवारों को उजाड़ दिया है। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर शराब आ कहां से रही थी, क्योंकि गांव में शराब नहीं बन रही थी। यहां एक परचून की दुकान में जहां रोजमर्रा का सामान मिलता है, वहां इस शराब को बेचा जा रहा था, यानी कि शराब बाहर से लाई जा रही थी। तो अभी जांच में पता चलेगा कि आखिर भट्टियां चल कहां रही थी, कहां से ये आपूर्ति हो रही थी और कहां कहां सप्लाई की जा रही थी जहरीली शराब। तो 4 लोगों की मौत हुई है और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि युवा भी इस जहरीली शराब के जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी जान चली गई है। तो 4 लोगों की मौत से पूरे गांव में हाहाकार है। तो ये 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो परिवार जो अपनों को खो चुका है और आप अंदाजा लगाइए कि पूरा हाहाकार है, क्योंकि जो परिवार एक व्यक्ति पर निर्भर होता है अपनी आमदनी के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए, या फिर उसके घर का एक सदस्य है जो उनसे दूर चला गया, तो कोहराम मचना लाजमी है और वो मचा हुआ है। देखिए आप, और 4 लोगों की मौत एक साथ हुई है और दूसरी तस्वीर में आपको वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस जहरीली शराब पीने के बाद अपनी जान गंवा दी है। तो ये 2 तस्वीरें हैं और जहरीली शराब जिसने पूरे गांव में इस वक्त कोहराम मचाया है, मातम पसरा हुआ है। और जबकि कई लोग जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सेहत के लिए लोग चिंतित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम आंकड़ा ना बढ़े और जो अस्पताल पहुंच चुके हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा काला कारोबार चल रहा है, क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? क्या इस बात को माना जा सकता है? क्योंकि गांव में शराब नहीं बन रही थी, जाहिर सी बात है कहीं बाहर से आ रही थी, और अगर बाहर से आ रही थी तो रास्ते में कई जगह चेकिंग होती होगी, तलाशी होती होगी, उन सबको क्रॉस करके गांव तक कैसे पहुंच रही थी? तो देखिए जरा ये परिवार जिनके अपने इस जहर के चलते इस दुनिया से चले गए हैं। तो गांव में एक परचून की दुकान में इस शराब को बेचा जा रहा था, जहां से लोगों ने खरीद कर पी और मौत के आगोश में समा गए। प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ। एसएसपी साहब, क्या जानकारी साझा करेंगे इस खबर के बारे में? देखिए, ये परसों शाम को कुल 6 लोगों ने एक साथ शराब पी थी और इनके यहाँ से जो पाउच मिले हैं वो मिस इंडिया के हैं और ये वो पाउच है जो यहाँ लोकल ठेकों पे भी बिकता है। परिवार वालों का कहना है कि गांव का ही लड़का कुलदीप है, वो लाया था, उसी से इन लोगों ने ली थी और इनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है। कुल 3 लोग हॉस्पिटल में और इलाजरत हैं। और इस प्रकरण में चूंकि जिस हल्के की ये घटना है उसके हल्का प्रभारी अनोखेपुरी और जो बीट के 2 आरक्षी हैं, इनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए चूंकि इनके इलाके में घटना हुई है निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी और हम मौके पे हैं। आप जिस आरोपी का आप जिक्र कर रहे हैं कुलदीप, उसके बारे में कोई जानकारी, उसको क्या गिरफ्तार किया गया है, फिर उसकी तलाश की जा रही है? हाँ, कुलदीप के परिवारीजनों को हिरासत में ले लिया गया है और घटना के बाद से वो गांव से भाग गया है। वो भी इसी गांव का, इन्हीं लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ है। और क्या जानकारी मिल पाई है एसएसपी साहब की, कब से यहाँ पर वो अवैध शराब का निर्माण कर रहा था, जहरीली शराब बना रहा था, बेच रहा था? इससे पहले भी क्या इस तरह के मामले इस गांव से सामने आए हैं क्या? देखिए, ये बनाने वाली शराब नहीं है, ये पाउच वाली शराब है जो पैक्ड आती है और इस पर मिस इंडिया लिखा हुआ है। ये वही शराब है जो यहाँ ठेकों पे मिलती है और वेब डिस्टिलरी है ये अलीगढ़ में, वहाँ की बनी हुई है। अब हम लोग इसकी और गहराई से जांच करा रहे हैं कि उसका डुप्लीकेट है या ये ओरिजिनल वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो एसएसपी बुलंदशहर को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कोई ऐसी शराब नहीं जिसे लोकली यानी कि भट्टियों में बनाया जा रहा था या किसी तरह की यहाँ पर काम चल रहा था। जो ब्रांड उस पर छपा है दरअसल वो एक प्रमाणित ब्रांड है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या उसके नाम पर नकली शराब बनाई जा रही थी या फिर जो ब्रांड की ही शराब थी वो इतनी जहरीली थी कि इन 4 लोगों की मौत हो गई। तो हर पहलू पर जांच जरूर करनी होगी इस मामले में, क्योंकि 4 लोगों की जिंदगी से शराब ने छीन ली है। तो गांव में से शराब को बेचा जा रहा था और बाकायदा पैकेट में पैक थी। तो एक बार फिर से बताएं, ऐसा नहीं कि गांव में या कहीं लोकली भट्टियों में इसको बनाया जा रहा, बाकायदा डिस्टिलरी में शराब बन रही थी। तो ये शराब इतनी जहरीली कैसे हुई? क्या इसने मानकों को पूरा नहीं किया या फिर एक ब्रांड के नाम पर नकली शराब यहाँ पर बेची जा रही थी? सवाल जरूर उठते हैं। और कब से यहाँ पर चल रहा था ये सब कारोबार, ये देखना होगा। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है, चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि हम लगातार खबर को दिखा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहर बिक रहा है, किसी को खबर ही नहीं है। तो इस मामले में कार्रवाई भी हुई है, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हुई है, चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इस जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई। अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां लोगों का बड़ा ही क्रूर चेहरा देखने को मिला। एक डॉल्फिन जो यहां नदी में बहती हुई आगे लोगों ने इसे पीट कर बड़ी ही निर्ममता के साथ, क्रूरता के साथ मार डाला। तो ये पानी के बहाव में नदी के किनारे आ गई थी। तो बड़ा ही विभत्स से मामला है, क्योंकि जो डॉल्फिन आई, युवकों ने उसे फावड़े से, कुल्हाड़ी से, भाले से, डंडे से उसे मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक कि डॉल्फिन मर नहीं गई। 1 हफ्ते पहले की घटना है। इस घटना के बाद भी प्रतापगढ़ की नवाबगंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि तस्वीरें जीता जागता प्रमाण है इसका। घटना प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाने के सरपतहा गांव की है, जहां कुछ लोगों ने डॉल्फिन के साथ ये क्रूरता की है। रोहित सिंह बताएंगे, हमारे सहयोगी। रोहित, तस्वीरें भी ऐसी है कि आप देख भी नहीं सकते, कितने मतलब लग ही नहीं रहा किसी इंसान की करतूत है जो एक निरीह प्राणी को इस तरह से मार रहे हैं यहाँ। जी प्रीति, बिल्कुल आप जो है सही कह रही हैं। ये नवाबगंज के ये कोथरिया गांव है और वहीं के एक पूर्वे की जो है घटना है। 31 दिसंबर की दोपहर में जो है गंगा नदी से डॉल्फिन जो है साटा सहायक नहर में पहुंची थी, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने देखा इसको खाने के शिकार किए गए। पहले इसको लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा गया, फिर कुल्हाड़ी से जो है काटा गया, फिर ऊपर फावड़े चढ़ाए गए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें प्रीति मानवता को जो है शर्मसार करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज से 10 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अज्ञात लोगों के ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज किया है। वीडियो इसका वायरल हो चुका है, लेकिन जो नवाबगंज की पुलिस है, बिल्कुल रोहित, तो वीडियो में वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो क्रूरता कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 10 दिन हो गया। शुक्रिया रोहित आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पुलिस कस्टडी में लगे वाहनों में आग लगी, यानी कि वो गाड़ियां जो पुलिस कस्टडी में थी उनमें आग लग गई। अज्ञात कारण से आग लगी है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। कृष्णानगर चौकी की निगरानी में इन वाहनों को रखा गया था जो अलग अलग वजह से सीज हुए थे। तो ओवरब्रिज के नीचे इन वाहनों को रखा गया था। अब ये कैसे घटना हुई है इसकी छानबीन की जा रही है। तो ये गाड़ियां जो पुलिस की कस्टडी में थी उनमें आग लगी। इन गाड़ियों को हाईवे के ओवरब्रिज के नीचे खड़ा किया गया था। तो दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया, लेकिन काफी नुकसान इस दौरान हुआ है, क्योंकि वाहन एक संग यहां पर खड़े किए गए थे जिन्होंने तेजी से आग पकड़ ली। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो आज एक बार फिर से सरकार और किसान वार्ता की मेज पर आमने सामने होंगे और 8वें दौर की बातचीत आज हो रही है। तो उम्मीद है कि आज की बातचीत में हल निकल जाएगा। हालांकि इससे पहले कल हमने देखा था कि ट्रैक्टर रैली निकाली थी, किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। दिल्ली के अलग अलग सीमा पर किसानों ने रैली के जरिए विरोध जताया था। इसी रैली को देखते हुए स्टैंड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आम लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। किसान संगठन इस मांग पर कायम है कि कानून को वापस लें और सरकार की तरफ से, खासतौर पर कृषि मंत्री ने कह दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया है कि इस कानून वापस लेने के अलावा सरकार हर प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार है। तो 2 तस्वीरें आप जरा देखिए। कल की तस्वीर है, तो कहीं ना कहीं किसानों ने कल
इस तरह के प्रदर्शन से ये एक संदेश देने की कोशिश की कि वो कानून वापसी से नीचे किसी भी मांग पर मानने वाले नहीं है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर है जो आज एक बार फिर से हमें नजर आएगी। हालांकि ये पिछले दौर की जब वार्ता हुई थी 4 तारीख को उस दिन की तस्वीर है, लेकिन आज एक बार फिर एक साथ आमने सामने बैठेंगे किसान नेता और साथ में सरकार। अमित हमारे सहयोगी गाजियाबाद से और अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं। तो अमित, जरा पहले आप बताइए कि आज किस तरह की तैयारी, जबकि एक बार फिर से वार्ता हो रही है। जी बिल्कुल, किसानों के आंदोलन को 40 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में कई दौर की वार्ताएं भी सरकार के नुमाइंदों और किसानों के बीच हुई हैं, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। हालांकि आज एक अहम दिन है, आज भी एक जिसमें कि कुछ निष्कर्ष निकलने की बात कही जा रही है। खुद राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि उनका ये जो आंदोलन है ये लंबा चलने वाला है और जल्दी ही इस आंदोलन को रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, आज भी एक अहम वार्ता होनी है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कुछ सुनेगी आपकी, क्योंकि कल भी किसानों से प्रदर्शन किया। आज लगता है कि सरकार कोई प्रपोजल जाएगी बना के, जो कह के गई थी जी, तो उसको आने दो, क्या लेकर आती है। अच्छा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, जहां अब तक कोविड का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, अब किसानों के आंदोलन को खासकर कह रही है। देखो, सरकार का दोबारा मुद्दा, कोविड के प्रोटोकॉल को अब तक तो ध्यान नहीं रखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही किसानों का आंदोलन आता है तो उसमें कोविड के प्रोटोकॉल की बात आती है। ये जो सरकार का वकील होगा उसने ये ज्ञान दिया होगा जरूर। हाँ, कोविड का जब उनके चुनावी रैली होती है, बिहार चुनाव में कहाँ कोविड चला गया था, यहाँ पूर्ण रूप से हम ध्यान रख रहे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और आत्महत्या से तो ठीक है कि कम से कम कोविड में अगर चला जाएगा तो उसका इतना बड़ा होना ले। कोविड को एक सरकार एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और उसका इस्तेमाल ऐसा ना करे। 8 दौर की वार्ता अभी तक हो चुकी है, कुछ खास निष्कर्ष निकल कर तो आया नहीं है। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? सरकार की मंशा ये है कि इनको लंबा खींचो। किसान भी तैयार है पूरी तरह। हम लोग 2024 का प्लान बना रखा। 2024? हाँ, 2000 मई 2024। तो लगता है आज का कुछ विशेष की कुछ निकल कर आएगा सामने? वो लेकर आओगे आज कुछ ना कुछ। हाँ, लेकर आओगे किसान, लेकिन वही अपना मांग है उनकी कि वही है, वो लेकर आओगे राग। ये कौन सा राग, जैसे उसमें ट्यून नहीं आती, वो एक बजाओगे, एक पसंद नहीं आई, दूसरी बजाई, फिर तीसरी बजाई, वो है तो राग दिखाओगे आज भी कुछ ना कुछ। इन्हें आना वहीं पड़ेगा, ठीक है, वहीं आना पड़ेगा, बिल इनको वापसी देना पड़ेगा। बिल्कुल अमित, तो किसान बड़े राकेश टिकैत जी का साफ तौर पे कहना है कि बिल वापस लेने ही होंगे। उससे पहले राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई आप कितना भी घुमा फिरा लीजिए, कितने भी दौर बढ़ा लीजिए बातचीत के, लेकिन आखिरकार आपको कानून वापस लेना पड़ेगा। प्रीति, आप भी बॉर्डर पर खड़ी हैं यहाँ पर नोएडा और दिल्ली के, तो क्या किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं आज की बातचीत से? बिल्कुल, मैं बता दूं कि 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। कल किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, लेकिन आज जो वार्ता होने वाली है उसमें किसानों का साफ आज भी उन्होंने कर दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। किसान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आज कुछ उम्मीद है आप लोगों को कि आज फिर वार्ता होने वाली है, कुछ हल निकलेगा? मुश्किल लग रहा है। सरकार अगर ऐसा करती है तो लचीला पर अपनावा है, वो हमारे वापस कर दे कानून, आगे के लिए बात कराए और हमारी वो आयोग का गठन कर दे तो किसान सुखी हो जाएगा, घर चला जाएगा। आज कुछ सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव आने वाला है ऐसा लग रहा है, तो कुछ उम्मीद है आप लोगों को? हमें कतई उम्मीद नहीं है और माननीय मोदी जी ये समझें कि जब तक किसान के तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ हो जाए हम यहीं अड़े रहेंगे और उनको मानना पड़ेगा, हर कीमत पे मानना पड़ेगा। सरकार ये तो कह रही है कि संशोधन करेंगे, नया प्रस्ताव लाने के लिए भी बात कर रही है। संशोधन से काम नहीं चलेगा, बिल वापसी से काम चलेगा। संशोधन तो सरकार बहुत दिन से कह रही थी। नया प्रस्ताव लाने की बात कर रही है ना सरकार, के नया प्रस्ताव लाएंगे, बिल वापसी नहीं होगी लेकिन नया प्रस्ताव लाएंगे। सरकार कोशिश तो कर रही है आप लोगों को समझाने की, बात करने की। अरे हम प्रस्ताव जब चाहेंगे पहले इनको खारिज करिए, जो बनाया है इनको खारिज करिए। मांग केवल कि सारे कानून को खारिज कर दिए और सरकार कह रही है कि कानून खारिज करने के अलावा हर मांग मानने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति और अमित, आप सभी का। नजर वार्ता के इस दौर पर भी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।